चलिए वो लड़का टेप नहीं ला पाया लग रहा है। हम्म? किससे पूछ रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है? कह रहे हैं वो लड़का टेप नहीं ला पाया है, तो अभी तुम लोग करके व्यवस्था करके तब घर जाना। बैठो। चलो देखो, जो बच्चे यहाँ रहते हैं वो ध्यान दें। यहाँ जैसे रखा गया है पोंछने के लिए डस्टर मार्कर ऐसे रखें, स्याही वैसे रहे, और पानी जो है यहाँ ले आके रख दिया करें। क्लियर हो गया सबको? आओ बोर्ड पे। और ये वाला जो है यहाँ से पूरा हटा दीजिएगा। ये दोनों लड़के लोग ध्यान दे रहे हैं ना? आज छुट्टी होगी तो हटा के जाइएगा, ये हटा दीजिएगा, ये भी हटा दीजिएगा। क्लियर? क्योंकि बोर्ड बड़ा होगा, ये सब इसमें बन रहा है, आ रहा है, दिक्कत हो रही है। क्लियर है? अब आइए ध्यान से सीखा जाए, समझा जाए। पिछले दिन केमिस्ट्री में पहला चैप्टर समाप्त हो गया था। किसी का कोई डाउट्स है? वहां दो बातें ऐसी थी जिसको आप ही ने कहा था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चुंबकीय गुण और दूसरा विद्युतीय गुण। राइट है? तो विद्युतीय गुण के बारे में तो आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में पढ़ लिया है, लेकिन चुंबकीय बाकी है। और वो हमने कहा था कि आपको 3 जगह पेपर में रहेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया है। दूसरी बात, इस चैप्टर में क्या क्या तैयार करना है, क्या आएगा, तो वो भी बता दिए थे। 5 तरह का इसमें न्यूमेरिकल बताए हैं, बाकी थ्योरीज हैं, वॉइड्स हैं। क्लियर है? और एफसीसी बीसीसी पर भी न्यूमेरिकल बताए हैं। तो ये इसके वो हिस्से हैं जो हमें 5 नंबर के लिए तैयार करने हैं। तो पढ़ाने के बाद ही बता देते हैं कि ऐसे करना है। अब जो इसको सुन रहा है, समझ रहा है, कर रहा है, ये अपने को महसूस कर ले कि वो तैयार हो रहा है। राइट? और जब भी आप तैयार हो जाएं तो आप गूगल पे चले जाएं, यूपी बोर्ड के साइट पे चले जाएं। पहला चैप्टर आपने तैयार कर लिया, अब वहां पर डाल दें क्वेश्चंस, तो खुल के आ जाएगा क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन को पढ़ें, यूपी बोर्ड के भी साइट पे है। क्वेश्चन पढ़ें और अपने आपसे पूछें कि आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जाहिर है कि वो आपका चैप्टर तैयार नहीं है। और आपको ना समझ में आ रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी कि अब मेरे से पूछिए कि इसका क्या जवाब होगा। दैट्स ऑल। तो आप जब ऐसे थोड़ा थोड़ा जुटाएंगे तब उस लायक बनेंगे कि अच्छा मार्क्स लाएं। और खाली बस आना है जाना है, कोई मतलब नहीं है कि हम तैयार हैं कि नहीं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो आपकी पढ़ाई हो सकती है, मेरे दृष्टि में वो पढ़ाई नहीं है, वो पर्यटन हो रहा है। ओके? आज जो हम चैप्टर जा रहे हैं इसके भी बारे में आपको बता चुके हैं। वैसे तो मैंने पहले ही दिन कह दिया है कि ये जो पूरा किताब है, जिसको 35 में 35 सबको लेना ही पड़ेगा। और उसका अगर वाइबा भी सही है, यानी केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस से रोक नहीं सकता कोई। आइए हम दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ भी A to Z इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है विलयन। क्या नाम है? आइए सीखते हैं। विलयन, विलयन को हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? SOL लिख के उसके सिर पे यन लिख देते हैं, तो इसे शॉर्ट में सॉल्यूशन लिखा जाता है और पढ़ा जाता है सॉल्यूशन। आगे संकेत। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन होता क्या है?
तो आप 9 से ही पढ़ रहे हैं। 9 में पहले, 11 में भी हाल में, जब 11 में थे तो पहले ही पढ़ाया गया था द्रव्य का वर्गीकरण। तो उस वर्गीकरण में आपने पढ़ा कि इसे 2 भाग में बांटेंगे, शुद्ध अशुद्ध। अशुद्ध में आपने मिश्रण नाम दिया और मिश्रण में आपने 2 भाग किया, समांगी विषमांगी। तो समांगी का ही नाम था विलयन। तो वही है। अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से वो अंदाजा लगा लेता है एग्जामिनर कि हमारे सामने खड़ा लड़का कितना तैयार है, कितनी जानता है। और आप वहां मुंह बांध के खड़े हो गए, तो खड़े रहिए ना, कहाँ वो भगा कहाँ रहा है आपको। वो तो आपको अवकलन करने के लिए ही आया है कि आप कितना जानते हैं। ठीक है, तो विलयन क्या है? तो आप जो 9 में पढ़े हैं, मैं उसी सहारे बढ़ रहा हूं। आपने 9 में पढ़ा कि जब विलेय और विलायक को हम आपस में मिलाते हैं तो इनके मिलाने से जो समांगी पारदर्शी मिश्रण बनता है, उसी मिश्रण का नाम है विलयन। आया जी? उसी समांगी पारदर्शी मिश्रण का नाम है विलयन। एनी डाउट? इसका मतलब कि अभी देखिए मैंने कुछ नया नहीं किया, अभी मैं केवल 9 का आपको याद दिला कि ऐसा पढ़ के आए हैं। अब मैं अपना बिजनेस यहां से शुरू करता हूं। इसका मतलब कि अगर हमको विलयन जानना है तो सबसे पहले हमें विलेय जानना पड़ेगा, फिर तब यहां पहुंच पाएंगे। आइए पहुंचते हैं। ये देखिए एक पात्र ले लिया और इस पात्र में ये देखिए मैंने पानी भर लिया। अब आप ध्यान से देखें और मुंह से बोलें। और इस पानी में हमने चीनी डाल दी। अब ध्यान से देखें, तो ये तो सबको अनुभव है कि चीनी सफेद रंग का ठोस होती है, स्वाद में मीठी होती है, ये सब तो सबको पता है। पानी देखें तो ये द्रव है और स्वादहीन होती है, और बात करें तो रंगहीन होती है। अब यहां से देखिए क्या जो घटा है, पहले वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशन हमको आ जाता है तो हम एक एक को बड़े ही क्लोज रूप से जान सकेंगे, जो हमें वाइवा में बड़ा मदद करेगा, न्यूमेरिकल में मदद करेगा। तो पानी आपने देखा है वो द्रव है, पानी आपने पिया ही है, टेस्टलेस होती है और कलरलेस होती है। अब जरा दोनों को मिलाइए। जब आप चीनी को पानी में मिला देंगे तो आप देखिएगा वो चीनी कुछ देर में घुल जाएगी। अब इसको खोजिए, लालटेन लेके गई कहां, तो आपको नहीं दिखेगी। कैसी थी? कैसी थी? खोज डालिए, न सफेद दिखेगी न ठोस दिखेगी। इसका मतलब कि जब ये इसमें घुल गई तो उसने अपना अवस्था भी छोड़ दिया, अपना रूप भी छोड़ दिया, लेकिन गुण नहीं छोड़ा। और जब वो इसमें मिल गई तो अब ये ठोस के जगह, सफेद के जगह रंगहीन हो गई, और इसने भी कंप्रोमाइज किया कि अब ये स्वादहीन के जगह, तो दोनों मिलके अब एक जैसे हो गए। हो गए? इसलिए अब हमें इसे बोलना चाहिए चीनी का यानी शुगर सॉल्यूशन। राइट है? अब पकड़ना यह था कि इसमें विलेय कौन है, तो जो घोला उसका नाम है, जिसने घोला उसका नाम है विलाय। अब हम कह सकते हैं विलेय किसे कहते हैं? विलेय वह पदार्थ होता है जो
किसी विलायक में डालने पर पूरी तरह घुल जाता है तो उस घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं, और अगर नहीं घुलता तो उससे अविलेय कहते हैं। अंडरस्टूड? यानी इसे हम बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट पार्टिकल, यानी विलेय कण। और जब नहीं घुलेगा तो इसे इनसोल्यूट कहेंगे, यानी अविलेय कहेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो किससे विलेय कहते हैं, पता चल गया? विलेय वह पदार्थ होता है जिसे किसी उपयुक्त विलायक में डालने पर वह उसमें घुल जाता है, उसी पदार्थ को विलेय कहते हैं। विलेय वह पदार्थ होता है जिसे किसी उपयुक्त विलायक में मिलाया जाए जिसे किसी उपयुक्त विलायक में, तो वह उसमें पूरी तरह उसमें पूरी तरह घुल जाता है। ठीक है? इसी घुलनशील पदार्थ को इसी घुलनशील विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। दैट्स ओके। जैसे चीनी, नमक इत्यादि। चीनी, नमक इत्यादि हो गया। अब दूसरा लीजिए, बिल। अच्छा, वो भी ले लीजिए। जो नहीं घुलेगा तब क्या कहेंगे? पैराचिन। यदि डाला गया पदार्थ नहीं घुलता है नहीं तो उसे हम अविलेय कहते हैं, यानी इनसॉलिड कहते हैं। आया बेटा? तो उसे हम अविलेय कहते हैं। जैसे पानी में अगर तुम डाल दो बालू तो घुल जाएगा ना। मिट्टी डाल दो, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो घुल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए मिट्टी को हम सस्पेंशन कहेंगे कोलाइट की भाषा में। लेकिन अभी चूंकि हम विलेय अविलेय में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसे अविलेय कहेंगे। कोलाइट पढ़ाएंगे तो इस रहस्य को समझाएंगे कि सस्पेंशन क्या होता है। तो अभी जब तक टॉपिक नहीं आया है तब तक के लिए उसे अविलेय मान के चलना है। अंडरस्टूड? अब क्लियर है? तो सोल्यूट क्या है, इनसोल्यूट क्या है, क्लियर हो गया? क्या भी डाउट है? अब दूसरा लो, विलायक। विलायक को हम अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है विलायक क्या है? अब देखना, मैं कंपटीशन मैनेज करते हुए चल रहा हूं, नहीं तो हम सीधे सीधे पढ़ा रहे होते, फिर ये सब नहीं बता रहे होते। तो इसलिए मेरा फोकस दोनों बिंदुओं पर, तीनों पर है। यूपी बोर्ड, रिटेन, कंपटीशन, तीनों को लेके पढ़ा रहा हूं। अब आप कितना स्टोर कर रहे हो वो आपका है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जितना सुनोगे उतना आएगा, या जैसे आ जाए आप करो। एनी डाउट्स है? अब चलो सीखो विलायक क्या है। देखो,
चीनी डाले थे तो किसने घोला था? इसका मतलब जो पदार्थ विलेय को अपने में घोल ले वह उसका विलायक है। जैसे कि चीनी डाल दिए पानी में तो पानी में घुल गई, इसलिए चीनी के लिए पानी एक उपयुक्त विलायक है। लेकिन ऐसी चीनी को डाल दो मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, देखना नहीं घुलेगी। इसका मतलब मिट्टी का तेल या सरसों का तेल चीनी के लिए उपयुक्त विलायक नहीं है। अब दूसरा ले लो रबड़। रबड़ को डाल दो पानी में नहीं घुलेगा, अतः रबड़ पानी के लिए उपयुक्त विलायक। अब उसी रबड़ को नेफ्था में डाल दो, यानी वही बेंजीन डाल दो तो देखना घुल जाएगी। इसका मतलब नेफ्था या बेंजीन रबड़ के लिए उपयुक्त विलायक है। इसका मतलब कि जो एक बार विलायक हो गया वो सबके लिए विलायक है, ऐसी बात। जिसको घोला उसका विलायक है। आ गया समझ में? कभी नहीं समझ आया? क्लियर हो गया? तो अब बता सकते हो आप। विलेय लिखो, विलायक वो पदार्थ है विलायक वह पदार्थ है जो अपने अंदर डाले गए विलेय पदार्थ को डाले गए विलेय पदार्थ को बोलो क्या करता है? घोल लेता है। अपने अंदर घोल लेता है, वही उसका विलायक कहलाता है। ओके, यानी कि जो पदार्थ जिसमें घोला वह उसका सुटेबल सॉल्वेंट है। इसका मतलब कि हर पदार्थ हर चीज को अपने में नहीं घोल सकता, यानी ऑल द सबस्टेंस डज नॉट अलाउ टू सॉल्व डिसॉल्व एनी काइंड ऑफ द सबस्टेंस। इसलिए विलायक की जो छवि अपने दिमाग में लो वो ये मत लो कि ये सबको घोल लेगा, उसकी छवि ये लो कि जिसको घोलेगा उसका वो विलायक है। The solute which will be dissolved into that particular solvent or that particular substance is the solvent of that solute, not for all. आ गया? जैसे मैंने कहा कि पानी ने चीनी को घोला अतः पानी चीनी का विलायक है, लेकिन पानी ने रबड़ को नहीं घोला अतः रबड़ का लिए यह विलायक नहीं है। ओनली ये बात समझना है। कितने लोग गंभीरता समझ रहे हैं? दैट इज ओके। अब तीसरी बात भी सुनो, क्योंकि जब आप इतना बढ़िया बताओगे तो एग्जामिनर तुरंत पूछेगा कि बेटा सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं। तो जाहिर है कि 9-10 पढ़े हो तो आपको याद है कि पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो वो तुरंत तुमसे क्वेश्चन उठाएगा, याद करो तुम सेकंड वालों पढ़ लिए हो, जितने कार्बनिक यौगिक पढ़े सब में तुमने एक कॉमन सेंस निकाला था कि वो जल में अविलेय है। और तुम अगर पढ़े हो ध्यान से तो तुमको यह भी बताया हूं कि पानी में क्यों घुलनशील है या क्यों घुलनशील। जैसे अल्कोहल ले लो, वो कार्बनिक है फिर भी जल में घुलता है, क्यों? तो मैंने आपको काज हर में देखना काज समझाया हूं, किसी ने लिखा होगा किसी ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि ज्यादातर तो कथा सुनते रहते हैं, उनको 2 घंटे बाद पूछिए खत्म। तो आपको समझाया कि जल केवल उन्हीं पदार्थों को घोलता है जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं। तो जिनमें भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है वही केवल वाटर सॉल्वेबल होते हैं, क्योंकि वाटर स्वयं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटकर पोलर बॉन्ड बना लेता है, इसलिए वो सॉल्वेबल है।
और जो पोलर बॉन्ड नहीं बनाता, नॉन पोलर है, उसके लिए वो सॉल्युबल। तो यहाँ जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बेटा सार्वत्रिक विलायक किससे कहते हैं, यानी व्हिच इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो जाहिर है आप जवाब दोगे कि सर पानी। तो सवाल उठाएगा कि बेटा सार्वत्रिक विलायक अगर यह है तो क्या सब कुछ घोल लेता है, तो आपको जवाब होगा जी नहीं। तब वो पूछेगा तब क्यों कहते हैं सार्वत्रिक विलायक, तो आप उसका कारण 3 दोगे। पहला कि सर जल हर जगह पाया जाता है, सार्वत्रिक माने यूनिवर्सल। आ रहा है बोर्ड पर खड़ा होकर बताओ। तो पानी हर जगह पाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जल और ऊर्जा के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो अगर वहां जीवन सर्वाइव है, यानी लाइफ चल रही है, तो कोई भी लाइफ बिना पानी के नहीं चलेगा। अतः पानी हर जगह उपलब्ध है, यानी यह यूनिवर्सल है। नंबर 2, दूसरा कि सर जल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट। और तीसरा कि सर जल में विशेष गुण होते हैं। अब वो विशेष गुण क्या है, कक्षा 9, 10, 11 याद करो। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, फिर भी गुण नहीं खोता। ये सब ध्यान दीजिए, ये सब अच्छे वाइवा का लक्षण है। फिर भी वो गुण नहीं खोता, यानी पानी बन रहे चाहे बर्फ बन जाए चाहे भाप बन जाए, वो प्रॉपर्टी नहीं खोएगा, और दूसरी चीजों में वो तुरंत खो देगा। नंबर 1। नंबर 2, जल 4 डिग्री पर असामान्य व्यवहार दिखाता है, जैसा मैंने 11 हीट में पढ़ाया था। मैं तो पहले ही कहा था जो हीट तैयार रखेगा उसी को इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री आएगी। तो 4 डिग्री पर वो असामान्य व्यवहार दिखाता है, जो मैंने कब पढ़ाया था, जब बताया था कि पानी, झील का पानी बर्फ जम जाने के बाद भी नीचे की मछलियां जीवित रहती हैं क्यों। तो 4 डिग्री का असामान्य व्यवहार। और जो तीसरा जो सबसे खास उसे बना रहा है वो ये कि जल ही एक ऐसा द्रव है जो अपने क्वथनांक पर में गैस में नहीं बदलता, वो किसी भी टेम्परेचर पर वो उबल सकता है। जैसे उदाहरण देता हूं, आप बर्फ की टिकली ले आओ, रख दो, देखना डिग्री पर बर्फ है तब वो भाप निकलेगा। कि विज्ञान की भाषा में बात करो तो तुम जानते हो कि पानी 100 डिग्री पर बर्फ भाप में बदलता है, नहीं? हाँ,